नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को अल्हवार रोड पर स्थित आदर्श पुनर्वास एवं आदर्श स्पेशल स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी त्यौहार का शुभारंभ डॉक्टर रेखा जांगड़ा, आचार्य गौरव दीक्षित व सचिन जैन इत्यादि के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर करते हुए भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया। आदर्श पुनर्वास एवं आदर्श स्पेशल स्कूल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वे सभी अतिथि गणों का संस्था निदेशक डॉक्टर राजेश शोरान द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। दिव्यांग बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा व कुशलता के साथ प्रस्तुति दी। वहीं इस अवसर पर वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन ने कहा कि हमारा अपना फाउंडेशन की ओर से सभी बच्चों को पक्षियों के घोंसले भी बांटे जाएंगे ताकि पक्षियों को भी अपना घर मिल पाए। विशेषकर दिव्यांग बच्चों की हर संभव सहायता के लिए वर्धमान फाउंडेशन और हमारा अपना फाउंडेशन हर समय तैयार रहेंगे। जी और उनका पूरा स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण और अभिभावकगण और सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा एक छोटा सा संदेश है आपके लिए कि पॉलिथीन जितना उसके कम से कम यूज करें। सब्जी लेने जाए, कम से कम सब्जी लेने जाए ना तो वहाँ पे थैला लेके चले जाएंगे तो उससे कम से कम 10 पॉलिथीन एक घर में कम हो जाएंगी। एक बार में एक हफ्ते में 10 पॉलिथीन तो वो भी यूज करता है। तो आपसे बस इतना ही कि आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे यही कामना करता हूँ कि आप कम से कम पॉलिथीन का यूज करेंगे। शारदा जी और सभी अध्यापकगण जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इतनी शिद्दत के साथ हमारे उन बच्चों का प्रोग्राम इस स्टेज पे प्रस्तुत किया जो हमारी सामाजिक धारा से थोड़ा अलग है। आज के वक्त में हम सब में सहनशीलता थोड़ी कम है। जब हमारे खुद के बच्चे 2 से 4 बार कोई चीज हमसे पूछते हैं तो हमें भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। ऐसे हालात में हमारी जो अध्यापिकाएं हैं उनमें जो सब्र, जो सहनशीलता है, उनकी हम दाद देते हैं। कार्यक्रम आदर्श शिक्षण संस्था में बहुत ही मनमोहक था। दिव्यांग बच्चों ने जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किए बहुत ही दिल छूने वाले थे। जो बच्चे सुन नहीं सकते थे उन्होंने भी अपना नृत्य प्रदर्शन किया। दिल को देख के बहुत ही अच्छा लगा कि जिस हिसाब से यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल बच्चों का ध्यान रखते हैं। बहुत ही कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो डॉक्टर राजेश शोरान जी और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी थी। खास करके जो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको सुनाई भी नहीं देता, जिनको दिखाई भी नहीं देता, जो चलने में भी अक्षम हैं, उनके द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो कि विशेष आकर्षण रहा। आदर्श शिक्षण संस्थान का बहुत बहुत बधाई है कि वो समाज में स्पेशल बच्चों को भी एक जगह दे रहे हैं और उनको समाज का एक हिस्सा बना रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए सभी को जन्माष्टमी की इस पावन पर्व की सभी भिवानी वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा मानना है कि कृष्ण भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया, उस उपदेश को यदि साक्षात्कार सभी तक पहुंचाना है तो क्यों ना कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के पर्व को मनाकर बच्चों में उस संदेश को और उस झलकियों को ताज़ा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिसमें आज विभिन्न दिव्यांग बच्चों के कलाकृतियों में से 10 से 12 ग्रुप ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार से जर्नल स्कूल के 10-15 ग्रुप के बच्चों ने भाग लिया और टीटीसी जो डीएड और बीएड का विद्यार्थी है उन सब ने भाग लेकर अपनी प्रस्तुतियां देकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया है। उनकी झलकियां हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और दिव्यांग बच्चों ने भी उन बच्चों को ये दिखाने का, अपनी प्रतिभा को दिखाया है कि हम भी किसी क्षेत्र में आपसे कम नहीं हैं। यदि सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाए तो प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा का पता चलता है और उससे उसका मानसिक। आज यहाँ आदर्श विद्यालय की तरफ से बड़ा अच्छा बच्चों के लिए प्रोग्राम किया गया, जो कि धार्मिक और कल्चरल दोनों प्रोग्राम थे और आज देख के हमें बड़ा अच्छा लगा
अगर सही मायने में हमारे समाज में कह लो दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन। अगर दोनों चीज़ बहुत अच्छी होंगी तो उसमें आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए उनका ऊपर भविष्य डिपेंड करता है। हम आदर्श स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल जी को भी, सबको, राजेश चौरान जी को बधाई देते हैं। भिवानी देश का एकमात्र जिला है जिसे मुक्केबाज की फैक्ट्री कहा जाता है। वहीं हरियाणा की मिट्टी मेडल्स उगलती है और ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में साबित हो चुकी है। यह कहना है द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश कोच का। वहीं उन्होंने बताया कि मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के बॉक्सर्स व पहलवान पूरे विश्व में मेडल प्राप्त करने में पीछे नहीं हटते। भिवानी की उपलब्धियों की बात करें तो भिवानी जिले के विजेंद्र सिंह को देश के सबसे बड़े राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व पद्म श्री पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा भिवानी जिले के खिलाड़ी अब तक 23 अर्जुन अवार्ड हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए हैं। उन्हें 28 भीम अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 4 द्रोणाचार्य अवार्ड भी भिवानी जिले के नाम दर्ज हैं। वहीं भिवानी जिले से अब तक लगभग 3000 के आसपास राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। यही कारण है कि भिवानी को खेल नगरी की उपाधि मिली हुई है। भिवानी के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह का कहना है कि भिवानी न केवल भारत बल्कि दुनिया का वह शहर है जहां एक समय में 1200 के आसपास मुक्केबाज एक्शन में होते हैं तथा मुक्केबाजी की प्रैक्टिस विभिन्न एकेडमीज में कर रहे होते हैं। भिवानी शहर में 12 मुक्केबाज एकेडमी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 एकेडमी है। इस प्रकार कुल 22 मुक्केबाजी अकादमी जिले में हैं। भिवानी में मुक्केबाजी की शुरुआत कैप्टन हवा सिंह और आर.एस. यादव ने की थी। भिवानी जिले से पहले ओलंपियन मुक्केबाज खिलाड़ी संदीप गोलन ने 1992 में हुए बार्सिलोना ओलंपिक में भागीदारी की थी। उसके बाद मुक्केबाज राजकुमार सांगवान ने एशियन चैंपियनशिप में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। उनके बाद जितेंद्र सीनियर ने 2 बार ओलंपिक में हिस्सा लिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल प्राप्त किया। इसके बाद वर्ष 2008 में विजेंद्र बॉक्सर का दौर शुरू हुआ, जिसने ओलंपिक में मुक्केबाजी में देश का पहला ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। देश के लिए मेडल प्राप्त करने के पीछे हरियाणा की खेल नीति को भी इसका श्रेय जाता है। देने वाला है मेरा बॉक्सिंग करने का मन विजेंद्र सिंह को देख के हुआ। वो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए और भिवानी में ये जगदीश को साहब हमारे रिलेशन में होते, तो यहाँ पे हमने गूगल पे भी देखा बढ़िया बॉक्सिंग होती है भिवानी के अंदर। तब हम यहीं पे ये क्लब सबसे टॉप में है इंडिया के अंदर, तो हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रक्षक देने वाले हैं। जगह कहाँ से हो आप? मैं यहीं हरियाणा में हिसार साइड चूली बागड़ियान से हूँ। कृष्णा कुमार मंडल है। मैंने बॉक्सिंग सीखा यहाँ पर। जब मैं घर पे था तो मुझे बॉक्सिंग करने का शौक़ था। मैं 6 महीने से घर पे था, पर मेरा कोई मतलब कि सहारा नहीं मिल रहा था आने का। फिर मैंने भैया को बोला, अपना भैया पापा को बोले, उसके बाद मुझे यहाँ पर आने का आवश्यकता मिला। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो प्रेरणा कैसे मिली आपको बॉक्सिंग की? और ये कैसे पता चला भिवानी में बॉक्सिंग बेहतर होती है? मेरे एक चाचा हैं, वो बताए मुझको। क्या बताया चाचा? बताए थे कि मतलब कि तुमको बॉक्सिंग सीखना है तो हरियाणा में जाओ। हरियाणा में मतलब कि अच्छे अच्छे क्लब मिल जाएंगे। तो मैंने हरियाणा में आया, फिर अपन गूगल पे देखे तो यहाँ पर पता चला, तो यहाँ पर आए भिवानी बॉक्सिंग क्लब में, और यहाँ पर बहुत अच्छा से ट्रेनिंग होता है। तो क्या दिनचर्या रहती है, आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो? अच्छा लगता है। दिनचर्या क्या रहती है, कैसे कैसे दिन गुजारते हो, कितनी देर खेलते हो, क्या रहता है? मतलब सुबह में 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, शाम में प्रैक्टिस करते हैं, फिर शैडो करते हैं दोपहर। शुरुआत हुई जो विजेंद्र सिंह है ना, मतलब मैं चाहता हूँ हमेशा से कि मैं उनके जैसा बनूँ और ओलंपिक में गोल्ड लाऊँ। ये मतलब मेरा सपना है और मेरे पापा का। तो क्या दिनचर्या रहती है बेटा आपकी? मैं मतलब अभी तो मुझे 1 हफ्ता हुआ है, पर यहाँ पे मैं 2 साल पहले था। 1 साल करके कोरोना में चला गया था, मुझे बुखार आ गया था। अब कितनी तैयारी है? अब तैयारी कैसी आपकी? अब तैयारियाँ अच्छी है, यहाँ की डाइट और सब बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आएंगे ना, बन के ही जाएंगे। अच्छा जी। तो बेटा आप और खिलाड़ियों से क्या सीख लेते हो जो आपसे सीनियर खिलाड़ी? मतलब जो सीनियर है, मतलब हर एक मतलब उनका पंच पे मैं ध्यान देता हूँ। जैसे मतलब
कोई लड़ रहा है तो मतलब कौन सा पंच ज़्यादा बेटर है मानो। मेरा सपना रहा है ये, मैंने काफ़ी टाइम से ये बॉक्सिंग एकेडमी देखी थी, तो मैंने यहाँ पे जो सर साक्षी दीदी है, नीतू दीदी है, मैं इनको अपनी आइडल मानती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करके आगे पहुँची हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके जैसा बनूँ। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत कहाँ से हुई प्रेरणा की? बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे मन में आया बॉक्सिंग करना? सर मेरा पहले तो मैं हॉकी करती थी, अब मैं बॉक्सिंग करना चाहती थी क्योंकि मेरा मन था, मेरा मतलब ऐसा था कि मैं चाहती थी कि मैं एक बॉक्सर बनने की कोशिश करूं। तो सर मैंने शुरुआत की इसकी। तो क्या आपकी दिनचर्या क्या रहती है और क्या डाइट वगैरह क्या लेती है? सर मैं सुबह 6 बजे मतलब 5 बजे उठ जाती हूँ, ग्राउंड चली जाती हूँ रनिंग के लिए और 6 बजे तक आ जाती हूँ। 6 बजे के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, 7 बजे मैं स्कूल चली जाती हूँ, फिर 2:30 बजे आती हूँ स्कूल से और फिर खाना वाना क्लॉथ्स वगैरह चेंज करके उसके बाद मैं रेस्ट लेती हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद 4 बजे मैं तैयार हो जाती हूँ आने की। के स्वर्ण पदक विजेता थे, जो रजत पदक विजेता थे, उनको उन्होंने इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी दी थी। ओलंपिक में जो क्वार्टर फाइनलिस्ट थे या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनको हुड्डा साहब ने डीएसपी लगाया था। और दुख की बात तब होती है जब हमारे वर्तमान के जो खेल मंत्री संदीप जी, जो समय एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और वो भी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हुड्डा साहब के द्वारा डीएसपी पद पे नियुक्त किए गए थे, वो इस मुद्दे को सरकार के सामने ठीक तरह से नहीं उठा पा रहे हैं। इस बात का हमें काफ़ी दुख है और हमारे दिल में एक कशिश है कि एक अच्छे खिलाड़ी और हमारे वर्तमान में मंत्री होते हुए भी हमारी खिलाड़ियों की जो आवाज़ है वो सरकार के सामने वो ठीक तरीके से नहीं उठा रहे हैं। खिलाड़ियों में मायूसी है और मैं सरकार को और समाज को सचेत भी करना चाहूँगा। जो खिलाड़ी, अब सारे खिलाड़ी विश्व स्तर के नहीं बन जाते, लाखों खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ गिने चुने लोग ओलंपिक और विश्व स्तर पर जाते हैं। जो हमारे हज़ारों खिलाड़ी, सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं, राज्य स्तर पर पदक जीतते हैं, उनको कम से कम हम उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दें, नहीं तो इस समाज में हमारे जो युवा हैं वो दूसरे नशे और अपराध की तरफ ना चले जाएं। ये मुझे सबसे बड़ा खतरा है। जो एक देश का युवा हमारे समाज और देश के निर्माण में जिसकी युवा शक्ति को हमें यूज करना चाहिए, वो हमें दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि खिलाड़ियों को उनकी योग्यता अनुसार हरियाणा पुलिस में भर्ती करे। जितनी भी भर्तियां अभी हुई हैं, कांस्टेबल की हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, डीएसपी की हैं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें खेल कोटे को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, खास करके पुलिस विभाग में। मानता हूँ कि वो मांग जायज़ है खेल विश्वविद्यालय की। और उससे पहले मैं एक और मांग की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय तो चलो बहुत बड़ी बात है, हमें पिछली सरकारों ने कहा था कि आपको खेल अकेडमियाँ देंगे यहाँ पे, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अभी भारत सरकार की खेलो इंडिया की स्कीम है, उसके कुछ सब सेंटर खोलने हैं। कुछ प्राइवेट क्लबों को, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को वो खेलो इंडिया के सब सेंटर आवंटित किए गए हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भिवानी में मुक्केबाजी के लिए, खासकर मैं भी कहना चाहूँ, मैंने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और मेरी जो क्लब है भिवानी बॉक्सिंग क्लब, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गूगल पर भी ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे पीछे के इसकी रिकॉर्डिंग, इसमें न्यूयॉर्क टाइम में और जापान का जो पेपर आता है उसमें भी हमारे आर्टिकल लगे हैं। लेकिन हमारा जो खेल विभाग है, हमारे जो पंकज नयन जी निदेशक खेल के हैं, वो अपने आप को एक बहुत चुस्त दुरुस्त और सक्षम अधिकारियों में गिनते हैं। लेकिन भिवानी में एक भी मुक्केबाजी की खेल एकेडमी का खेलो इंडिया के माध्यम से उसका सब सेंटर नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत स्थानीय भीम स्टेडियम में नवंबर महीने में की जाएगी अग्निवीरों की भर्ती। 3 सितंबर तक युवा करवा सकेंगे पंजीकरण, यह कहना है चरखी दादरी के सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक आनंद साकले का। वहीं उन्होंने युवाओं से अधिक संख्या में ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए सुझाव दिए। रैली के सफल आयोजन के लिए सेना भर्ती रैली के जिला नोडल अधिकारी व उपमंडल अधिकारी नागरिक भिवानी संदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में श्री अग्रवाल ने सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक आनंद साकले से भर्ती से संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले इंतजामों के बारे में जानकारी ली और उन्हें विश्वास दिलाया
कि प्रशासन द्वारा इस भर्ती रैली के सफल आयोजन के बारे में सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों को लाने व ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में बसेस को भी लगाया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ भर्ती स्थल के आसपास सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे 3 सितंबर तक चलने वाले पंजीकरण प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना डाटा ऑनलाइन सही भरें। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस अवसर पर भर्ती कार्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन के बावजूद राजस्व विभाग में सुल्तानपुर व उमरा ठोला का नाम हटवाने को लेकर जिले के गांव रोहनाथ के ऐतिहासिक कुएं के पास धरने पर बैठे एक बुजुर्ग की मौत बुधवार को हो गई। धरने पर बैठे अन्य लोगों का कहना है कि 4 बच्चों के पिता संतलाल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहीं इस बारे में ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए गांव रोहनाथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहां अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे 4 बच्चों के पिता 59 वर्षीय व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का रोष बढ़ गया। शव को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। सूचना के बाद गुप्तचर विभाग घटनास्थल पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों की बात को पुलिस प्रशासन सहित आला अधिकारियों तक पहुंचाया गया। वहीं ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार एक बार फिर सरकार से लगाई। आज बड़े अफसोस के साथ इस दुख की घड़ी में हम सब शामिल हुए हैं और इस परिवार के साथ और इस गांव के साथ 20 जुलाई 1858 अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बहुत इस परिवार के इस गांव के लोग शहीद हुए। आपको मालूम है कि झांसी के अंदर लाल सड़क यहाँ के लोगों को ले जाके वहाँ बलडोजर चलाए गए थे। इन लोगों के साथ बहुत यातनाएं जाती दी गई। आज जो है हम इस शहीद परिवार के साथ हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और हम सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी जब आके ये सारी चीज़ मांग करके मंजूर करके गए थे, आज तक अफसोस के साथ है वो मांगे एक भी मंजूर नहीं हुई। इनके जो प्लाट है, ज़मीन है जो नीलाम की गई थी, वो ज़मीन वापस दी जाए। और जब हमारी सरकार थी मैंने तो इस गांव को आदर्श गांव बढ़वाया था, मुख्यमंत्री जी से बात करी थी। हमारा एक OSD होता था जून वो आके इनसे बात करी थी। हमने लगभग प्रयास करे थे कोशिश करने की कि ये चीज़ सिरे चढ़ जाए, लेकिन हमारी सरकार चली गई। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी यहाँ गाँव के अंदर आए, तिरंगा फहराने के बाद में यहाँ कुछ नहीं मिल पाया। ये सरकार से मांग है जल्दी से जल्दी शहीद को इसको दर्जा दे के इनकी जो मांग है वो पूरी करके और इसे बच्चे को संस्कार कराया जाए। जितना लंबा होगा उसके लिए सरकार दोषी होगी, क्योंकि यहाँ तो सारे राजनेता लोग भी आएंगे, दूसरे गांव के लोग भी आएंगे और भाईचारे जुड़ा हुआ। मेरा तो गांव नज़दीक है, सिप्पर जमालपुर बोर्ड, हमारे एक माँ जैसे बच्चे हैं। ये बहुत दूर हैं, जो हमारी मांग है ना वो सरकार मान नहीं रही, तो निर्णय कैसे होगा? तो ये तो सबकी दुर्गति होती लग रही है जैसे में, तो फिर कोई ना देखो कोई उसके लिए हमने बंदोबस्त कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। फ्रीजर ले रखा है, जनरेटर है, बिजली है। ऐसा नहीं है कि हम सबको ख़राब होने देंगे, सबको ख़राब नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी सरकार से मांग जो हमारी है ना वो मांग ले सरकार। हमें क्या आपत्ति? बातचीत हुई कहाँ तक आपको लग रहा है? कोई बातचीत को नहीं हुई, सिर्फ बातचीत ये हुई है, सरकार के नुमाइंदे आए हैं। SDM साहब ने कहा था भाई दाह संस्कार कर दो। दाह संस्कार के लिए इसकी जो मांग है खुद इसकी लगा लो। हमारी मांग है भाई, पहली तो 2 मांग हमारे गांव की हैं, उनको मान लो। इसके लिए जो राशि हमने तय करी है वो सरकार दे दो, इसके बच्चों को नौकरी दे दो। हमारे क्या दिक्कत है? सरकार देगी तो हमारे को क्या परेशानी? ये तो सरकार का काम रह गया, हमारा। सबसे पहले इस क्रांतिकारी भूमि गांव रोहनाथ को मैं नमन करता हूं। और जो अपने हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते संतलाल जी शहीद हो गए हैं कि हमारी मांगें मानी जाएं। ये सैकड़ों वर्ष से इस गांव के लोग लड़ रहे हैं, इनके पूर्वज भी लड़ रहे थे, जो आज भी ये गांव गुलाम है। तो इस सरकार से इनकी मांग है कि हमारी जो पूर्व में मांग है या जो हमारा हक है, इनकी जो ज़मीनें छीन ली गई थी, नीलाम कर दी गई थी, वो इनको वापस मिलनी चाहिए। उसके एवज में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो उस 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और आज जो संतलाल जी शहीद हुए हैं
इसके परिवार को अच्छा मुआवजा और परिवार को नौकरी दी जानी चाहिए। और आज बड़े अचरज की बात है कि इस गुलाम गांव में आज जो शहीद संतलाल जी हैं, इनको दफनाने के लिए भी गांव रुनात की 10 गज जमीन नहीं है। सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के हितों पर कर रहे हैं कुठाराघात, यह कहना है गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के जिला अध्यक्ष सूरजभान जटासरा का। वीरवार को वर्कर यूनियन व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक को बड़ चौक स्थित जिला कार्यालय में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मनमानी के विरोध में उनके द्वारा 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। मीटिंग में मुख्य वक्ता के तौर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने शिरकत की। मीटिंग में आगामी 26 अगस्त से सिंचाई विभाग मुख्यालय पंचकुला से शुरू किए जाने वाले अनिश्चितकालीन धरने की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग में जिले की 20 ब्रांचेज के प्रधान सचिव व सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर 1 जुलाई 2022 को रोष प्रदर्शन करते हुए सिंचाई विभाग के अतिरिक्त आयुक्त हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपे गए थे। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन दिन प्रतिदिन और तेज होता जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान आज जिला भिवानी में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 की कार्यकर्ता कन्वेंशन सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय भिवानी में आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यकर्ता कन्वेंशन के माध्यम से जो इनके ACS सिंचाई विभाग के इनका जो संगठन है हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41, उसका राज्य के आह्वान पर 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन था पंचकुला में। और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो ACS महोदय हैं, इनके संगठन को बातचीत के लिए बुलाया। जो इनका 15 सूत्रीय मांग पत्र था, कर्मचारियों की जो मुख्य मांग थी 15 सूत्रीय, उसको बातचीत के जरिए हल करवाने के लिए पंचकुला बुलाया गया। लेकिन उस बातचीत में 19 अगस्त को जो बातचीत हुई, उस वक्त जो मुख्य मांगे थी उनमें तमाम मांगों पर सहमति जताते हुए कि मैं जल्दी ही आपकी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बातचीत करूंगा और इससे तमाम मामले हल कर दूंगा। लेकिन जो ACS महोदय का जो रवैया है, उसको देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल राज्य का कमेटी ने फैसला लिया गया कि ACS के खिलाफ पंचकुला में प्रदर्शन किया जाए। उसकी तैयारी के लिए आज ये कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य मांगे जो ट्रम्प अपॉइंटी जो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो जब तक रेगुलर न किए जाए उनको मतलब समान काम समान वेतनमान दिया जाए। दूसरा, जो कैनाल गार्ड के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको जो 4th क्लास का दर्जा है उसको मतलब क्लास 3 में रखा जाए। गांव चांग में ठेकेदार की लापरवाही के चलते गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ जाने वाली सड़क बद हालात में पहुंच चुकी है। इस मामले के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर पाइपलाइन टूटने के कारण पानी खड़ा रहता है, जिसके कारण उनका व मरीजों का स्वास्थ्य केंद्र में जाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इस बारे में उपायुक्त से जाँच करने की मांग की है। इस बारे में ग्रामीण उपायुक्त भिवानी व CM विंडो में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव चांग में तालाब का पानी निकलवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांग से ढाणी चांग बस स्टैंड तक लाइन डाली गई है। लाइन में घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन लगाई गई है। आए दिन कहीं ना कहीं से ये पाइपलाइन टूट जाती है, जिसका पानी घरों और रोड पर एकत्रित हो जाता है। प्रशासन द्वारा पाइपलाइन 3 फुट जमीन के नीचे डालने के लिए कहा गया था, लेकिन ठेकेदार ने कहीं 1 फुट तो कहीं जमीन से बाहर ही ये लाइन छोड़ दी है। ग्रामीणों ने उपायुक्त महोदय से इस मामले में जांच करवाने की मांग की। आज ये पाइप की लाइन दबवाई थी और ये पानी निकलवाने के लिए ये जगह जगह 1-1 किलो पर सारी टूट जाती है और इसका जोड़ में वह मोटर समरसीबल डाल दी, जो कि गवर्नमेंट ने मोटर दे रखी है, वह मोटर बंद पड़ी है और ये पूरा इस नाला में जाके सारा पूरा पानी खराब हो गया है। पीछे पानी आ नहीं रहा। पानी भरने से सबके मकान में पानी भर रहा है, सारा रोड कंडम होया पड़ा है। PHC में यहाँ कर्मचारी आवे हूं न दिक्कत हो रही है, रास्ता बिल्कुल बंद होया पड़ा है। क्या मामला? ये हमारी डिमांड ये है कि इस पाइपलाइन को इसकी बढ़िया तरीके से रिपेयर करवाई जा और इसका पानी नहर में डलवाया जा। पानी सारा समझ ले 8-8 10-10 फुट पर सारा टूटा पड़ा है। जगह जगह खोदा है, किसी की भैंस चल है, किसी के बालक चल है, कोई मरेंगे उड़ा मुश्किल हो जाएगी।
और घर में पानी पड़ रहा है, बालक रात ने सोंदे नहीं, मच्छरदानी ने भी मैं कह बेटी तो खावे बालका ने सारा पानी भरया पड़ा से, पानी खातर तो ये काम कराया था हमने, पानी समझ ले उतरे नहीं गा तो हम तो मर गए था, पाइप बहुत घटिया लाग रहे हैं। आज ये हमारे गांव में जो ये पाइपलाइन दबी थी, ये ठेकेदार ने इतना घटिया सामग्री लगा दी। अब जो मोटर चला है तो हर 10 कदम पर 20 कदम पर पाइपलाइन फट रहा है, जिससे कि रोड पर घर में सारा पानी भर रहा है। 2 महीने से कोई भी मतलब पानी की निकासी नहीं हो रही। जब मैं खुद जाकर सीएम विंडो में भी लगाई, डीसी साहब से मिला था, गांव वाले हम काफ़ी आदमी गए थे, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि मोटर को तो जो बड़ी मोटर जिससे पानी निकलता है वो तो जला दी, और उसकी जगह 2 इंच की समरसीवर डाल रखी है, वो भी जगह जगह फटी हुई है। ठेकेदार से बहुत दफ़ा संपर्क करने का कोशिश करिए, ठेकेदार है कि फ़ोन नहीं उठाता या धमका देता है। इसलिए इनकी पाइपों की वो करवाई जाए और बढ़िया पाइप डलवा कर पानी की निकासी हो। इस जिस हिसाब से चल रही 2 मुलाजिमों की यहाँ इसमें सैलरी लग रही है, इस हिसाब से 2 साल में पानी नहीं निकलेगा। गांव में गलियों में सारे पानी भरा हुआ, मच्छर हैं, बीमारी फैलने का अंदेशा है। आपसे अनुरोध है कि ये इसकी जांच करवाई जाए और बढ़िया सामग्री लगवा के पानी निकलवा जाए। आपने शिकायत की क्या हुआ? उसके बाद उसकी कोई वो नहीं है जी, मेरे पास हर एक कॉपी है, हमारे एक जगह है। एससी साहब को भी दी है, डीसी साहब से मिला था, डीसी साहब ने एक्शन भी लिया था। डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इन ठेकेदार ने किसी को भी इग्नोर नहीं किया। जब मैं डीसी साहब से मिला, डीसी साहब ने पूरी कार्रवाई की, लेकिन उनके बाद ठेकेदार ने मिली भगत करके न, और फिर उसी तरह काम चल रहा है। ना पाइपलाइन बदली गई और ना ही कहीं से इसकी रिपेयर हुई, जगह जगह फूटा हुआ, और 2 इंची समरसीवर की वजह से ना ही तो जोड़ की निकासी हो रही और ना ही कहीं मतलब कोई हो रहा। इससे ज़्यादा कई गुना तो घरों का पानी जोड़ में वैसे ही नालियों का पानी आ जाता है। और ये आप ये देखो कि 8-10 इंची पाइप दबा हुआ और समरसीवर की वो डाल रखी है। समरसीवर तो वैसे भी 10 साल में पानी नहीं निकाल सकता, और शाम होते ही ये इसका मोटर बंद कर देते हैं। दिन में उसकी 2 इंची वाली चलाई होती है। 2 महीने से 2 आदमियों की सैलरी लग रही है, सरकार को चूना लगा जा रहा है। वीरवार को न्यू ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सोनी की अध्यक्षता में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी विभिन्न शिकायतों से संबंधित एक ज्ञापन उन्होंने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत को सौंपा। न्यू ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा एसोसिएशन ने अपनी मांगों व शिकायतों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। उनका कहना था कि वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते हैं और दिन भर मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस बारे में अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। वीडियो नंबर 8। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से मृतक बच्चे के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि जालोर के सायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण एक छात्र की दुखद मृत्यु हुई। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की मांग की गई है। वीडियो नंबर 9। जिले के अलग अलग खंडों से आए सैकड़ों अध्यापकों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए कि तबादला प्रक्रिया के माध्यम से हजारों पद समाप्त भी किए जा रहे हैं। इन अध्यापकों का कहना था कि तबादला ड्राइव में विसंगतियों को दूर किया जाए और विशेषकर जो पोस्ट कैप्ट की गई उन्हें खोलने के साथ साथ सरप्लस पदों को भी वापस खोला जाए। इस बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान राज्य के जालोर में एक अध्यापक द्वारा एक छात्र की बुरी तरह पिटाई करने के बाद हुई मौत मामले को लेकर वीरवार को बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर राजस्थान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त भिवानी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ सभी पार्टियाँ भीमसेना, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी शहर के अंदर भाई इंद्र कुमार मेघवाल जी के लिए न्याय के लिए एक दिवसीय रोड प्रदर्शन और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। समय समय पर दलित समाज के साथ उत्पीड़न होता है, कभी बहन बेटियों की इज्जत को बलात्कार होता है।
कभी पानी पीने के नाम पर बच्चे की पिटाई कर दी जाती है, कभी मूछ रखने पर हमारे समाज का शोषण किया जाता है। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, या तो इस जातिवादी की मानसिकता पे कंट्रोल करें, अन्यथा दलित समाज एक होकर सड़कों पर उतरेगा और इसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ भिवानी द्वारा तबादला ड्राइव की विसंगतियों को दूर करने के लिए जिला प्रधान महेंद्र सुरान की अगुवाई में लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विसंगतियों को दूर करने के लिए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर हरियाणा भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं और इसका मुख्य जो एजेंडा है वो वर्तमान में जो हरियाणा सरकार ट्रांसफर ड्राइव चला रही है उसका विरोध कर रहे हैं। इस ट्रांसफर ड्राइव के नाम पे सार्वजनिक शिक्षा को सिकोड़ने की, हजारों पदों को समाप्त करने की हरियाणा सरकार साजिश कर रही है और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद खोले जाएं, हर विषय का अध्यापक हो और किसी भी अध्यापक को अव्यवहारिक तरीके से स्कूल से न उठाया जाए ताकि शिक्षा, शिक्षक और सार्वजनिक शिक्षा को बचाया जा सके। मान लो आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप देखते हैं। ये आज भी हमारा राज्य प्रतिनिधिमंडल हमारे डायरेक्टर महोदय श्री अंशद सिंह जी से मिलने के लिए गया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई विशेष कार्य इस मामले में नहीं किया है। किसी भी पद की कैटेगरी के पद नहीं खोले गए हैं, सिर्फ कुछ प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापक हाई स्कूल के कुछ पदों को खोला गया है, लेकिन वो भी अपर्याप्त है। हम चाहते हैं कि हर कैटेगरी के, चाहे वो हिंदी टीचर हो, चाहे पीजीटी, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बायोलॉजी हो, पीटीआई हो, डीपी हो, एसएस मास्टर हो, टीजीटी इंग्लिश हो, ईएसएचएम हो, सभी कैटेगरी के पद जो व्यवहारिक बनते हैं, आरटी एक्ट के अनुसार बनते हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया है, ट्रांसफर ड्राइव खुला हुआ है। इस ड्राइव के कारण पूरा जो अध्यापक वर्ग है वो बड़ा विचलित है और तनावग्रस्त भी है, क्योंकि ये जो ड्राइव आया है इसमें जो भर्तियाँ इसके जो आई हैं वैकेंसीज, उसमें सारे को स्पष्ट नहीं है कोई चीज़ें। एक दिन ड्राइव चलता है तो कुछ और बात होती है, दूसरे दिन वो बंद करके कुछ और तीसरी बात होती है। और इसमें बहुत सारे जो पद हैं वो कैप्ट भी कर लिए गए हैं। जब तक ये पीटीआई की या ड्राइंग की या जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, मिडिल तक की जो पोस्ट इन्होंने रखी है, उसके अंदर बहुत सारे वो सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो ख़त्म कर दी है। जैसे मैथ साइंस की जगह पे एक टीचर रहेगा, हिंदी संस्कृत की जगह पे एक टीचर रहेगा, वहाँ पर पीटीआई की पोस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जबकि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी, या जो राइट टू एजुकेशन है उसमें भी ये कहा गया है कि हर सब्जेक्ट का अलग टीचर बच्चों को उपलब्ध होना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।